म्हणून योगीजींनी आपल्याला सांगितलं, बटेंगे तो कटेंगे. अब पटना नहीं है, पटे थे तो पटे थे. नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। देश में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद तीसरी जोड़ी जो कि देश भर में तहलका मचा रही है, असदुद्दीन ओवैसी और अबू आजमी जैसे लोगों को तगड़ा सबक सिखाने वाली योगी आदित्यनाथ और फडणवीस की जोड़ी अब हिट साबित हुई और अब ये दोनों जोड़ी ही मिलकर देश में कुछ बड़ा धमाका, कुछ बड़ा तहलका करेगी। हम इस पर चर्चा आज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस एक मंच पर नजर आएंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का आज शपथ ग्रहण समारोह है। योगी आदित्यनाथ उसमें पहुंचेंगे और कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जीत का श्रेय, हरियाणा की जीत का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है और फडणवीस को महाराष्ट्र की जीत का श्रेय। और ये जोड़ी अब हिट साबित हो गई है। पंकज जी अच्छे से इस पर विश्लेषण करेंगे, आखिर क्यों ये जोड़ी हिट हो रही है, क्या दोनों में समानता है, आखिर क्यों लोग इन दोनों की जोड़ी को हिट बता रहे हैं। पंकज जी। देखिए वागीशा, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी, मतलब जनसंघ के बाद से हमेशा इसने जोड़ियों में काम किया है। और पहली जोड़ी थी अटल जी आडवाणी जी की। उसमें क्या होता है कि एक थोड़ा सा सॉफ्ट चेहरा होता है और दूसरा थोड़ा सा हेडलाइनर होता है। जो हेडलाइनर होता है वो थोड़ा सा संगठन देखता है। अटल आडवाणी की जोड़ी में ये था, लेकिन मोदी अमित शाह की जोड़ी में बिल्कुल अलग था। मोदी जी का जो चेहरा था, खास करके गुजरात हिंसा के बाद से एक कट्टरपंथी चेहरा बताने की कोशिश की गई। और अमित शाह थे वो पीछे से रहकर संगठन का काम देखना, रणनीति बनाना, तोड़ना फोड़ना, मिलाना जोड़ना, मतलब ये सब काम उनका था। और जो योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस हैं, थोड़ा सा और चेंज हुआ है, थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ है। दोनों पॉपुलर। देखिए उनमें क्या था कि अटल जी के नाम पे एक्सेप्टेबिलिटी थी, आडवाणी जी के नाम पे उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। उन्होंने बनाने की कोशिश की जिन्ना के मजार पर, तो वो फ्लॉप हो गए। उसके बाद यहाँ क्या है कि मोदी जी के नाम पे एक्सेप्टेबिलिटी थी, लेकिन अमित शाह के नाम पे राजी नहीं था। मतलब अमित शाह बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे आऊं तो प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाऊं, लेकिन आम जनता नहीं मान रही है। मान के चल रही है, बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है, उसे मानना पड़ेगा। इस संगठन के लिए है, पीछे बैठकर रणनीति बनाने के लिए, चुनाव लड़वाने के लिए वहां तक बहुत अच्छे। लेकिन अमित शाह के चेहरे पर कोई चुनाव लड़ेगा और जीत जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। कम से कम मेरी जो समझ है, राजनीतिक समझ, उसके अनुसार। अब ये आती है तीसरी जोड़ी, थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ। इस तीसरी जोड़ी में दोनों में आइडियोलॉजिकल प्योरिटी है, मतलब कि मिलावट बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट है। राष्ट्रवादी हैं तो खुलकर बोलेंगे कि राष्ट्रवादी हैं, अगर हिंदुत्ववादी हैं तो खुलकर बोलेंगे। इन दोनों को की जो भी छवि है, लेकिन दोनों में प्रशासनिक क्षमता है, मतलब सरकार चलाना दोनों को आता है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से मैंने होश संभाला है, पहली बार किसी आदमी को देखा है कि एक बार प्रचंड बहुमत लाया, फिर दूसरी बार चुनाव हुआ, फिर प्रचंड बहुमत लाया, फिर लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा में जितवा रहा है। मतलब कि कंटिन्यू 2017 के बाद से जितवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसका मतलब कि सरकार चला भी रहे और वो सरकार लोगों को पसंद भी आ रही है। और यही बात, बिल्कुल जीत का चेहरा बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही बात देवेंद्र फडणवीस में है। महाराष्ट्र में यशवंत राव चौहान, जहां तक मुझे याद है, उसके बाद पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री बना है जिसने 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया है। मोदी जी ने खुद कहा इंटरव्यू में। बिल्कुल। तो यशवंत राव चौहान जी का जमाना अलग था, वो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, चारों तरफ कांग्रेस थी और कोई चैलेंजर नहीं था। लेकिन आज के जमाने में इतने सारे चैलेंजर होते हुए 5 साल कंप्लीट किया, और 5 साल कंप्लीट करने के बाद क्या चुनाव में गए, शिवसेना अलग हो गई, इसके बावजूद अकेले चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बनाई, 122 सीटें जीती थी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। इसका मतलब कि वहां भी अपनी धाक जमाई। और उसके बाद फिर से इनकी सरकार जब गिरी तो उसके बाद शिवसेना को तोड़ा, शरद पवार को तोड़ा। ये चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन एक ऐसा नेता जो खुद पीछे होके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाता है और अगली जीत की जमीन तैयार करता है, और फिर अब तक की सबसे प्रचंड बहुमत लाके दिखाता है। सोचिए, पहला सक्सेस, दूसरा सक्सेस, उसके बाद एक फेलुअर झटका, वो चुनाव में नहीं, वो चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे द्वारा, लेकिन पलटवार, और फिर से
अब तक का सबसे बेहतरीन सक्सेस। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड महाराष्ट्र में आज तक किसी नेता के पास नहीं। आजादी के बाद से मैं बात कर रहा हूं। होंगे शरद पवार चाणक्य अपने घर के, होंगे यशवंतराव चौहान बहुत बड़े नेता, लेकिन जो स्ट्राइक रेट देवेंद्र फडणवीस का है पिछले 10 सालों में, वो आज तक महाराष्ट्र के किसी नेता में नहीं है। और यही बात योगी आदित्यनाथ के साथ है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो आज तक उत्तर प्रदेश में किसी बीजेपी नेता के पास नहीं है। एक तो ने मुलायम किया, एक ने शरद पवार को, इतने बड़े रणनीतिकार नहीं, हैं। इन दोनों का बैकग्राउंड देखिए, दोनों बहुत हम्बल बैकग्राउंड से। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने तो पूरा घर बार त्याग दिया, वो गोरखनाथ पीठ में आए, सब कुछ। और जो गोरक्षा पीठ के बारे में जानते हैं, समझते हैं, आपको पता होगा कि कितनी कठिन तपस्या और ट्रेनिंग होती है। वैसा बच्चा जो घर बार छोड़कर आया है, पहले उसे बिल्कुल डिटैच करना, उसके बाद जो आप कान में देखते होंगे हमेशा बाली पहने रहते हैं, उसका कभी कहानी पढ़िएगा, जो भी गोरखनाथ पीठ से जुड़े हुए लोग हैं, वो इतना कठोर है। वो जब वो पूरा करते हैं तो फिर वो आदमी समझिए कि वो सांसारिक चीजों में क्या रहेगा। उसके बाद उसी बच्चे को जाना पड़ता है अपने घर और अपने माँ बाप से भिक्षा मांगनी पड़ती है, और आंसू नहीं आना चाहिए। और जब आप भिक्षा मांग के आ गए तब आपको समझ जाता है कि हाँ, अब आप अगले स्टेज के लिए तैयार हुए। और इस तरह के 3 स्टेज होते हैं, और वो सब सोचिए, वहां के ये मठाधीश हैं, महंत हैं ये, तो सोचिए कि कितने कम उम्र में क्या क्या कुछ सहा होगा, क्या बर्दाश्त किया होगा। और आज तक कभी चुनाव नहीं हारा ये आदमी, कभी नहीं हारा। देवेंद्र फडणवीस भी पहली बार जब देवेंद्र फडणवीस भी नहीं हारे कभी चुनाव। देवेंद्र फडणवीस का देखिए, पिताजी आरएसएस के प्रचारक थे उनके। उसके बाद उनके पिताजी को इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के समय अरेस्ट कर लिया गया था। इंदिरा गांधी और कांग्रेस से उसी वक्त से बाल फडणवीस के मन में घृणा पैदा होनी शुरू हुई। उन्होंने स्कूल से इसलिए छोड़ दिया, वो स्कूल नहीं जाना शुरू कर दिया, इसलिए कि उस स्कूल का नाम इंदिरा गांधी विद्यालय था। ये 10 साल की उम्र की बात है। 10 साल का बच्चा स्कूल जाने से मना कर दे, और इस वजह से मना कर दे कि उस स्कूल का नाम इंदिरा गांधी विद्यालय है, आप समझिए। और उसके बाद 11वां साल जब ये साल भर हुआ गैप, उसके बाद इनका एडमिशन सरस्वती शिशु मंदिर में करवाया गया जी। और सरस्वती शिशु मंदिर में गए वो, और वहां से शाखा जाना शुरू किए रेगुलर। कुछ नहीं था इनका, कोई बैकग्राउंड नहीं। और उसके बाद जब पहली बार चुनाव लड़े, पता है किस चीज का? शहर में जो वार्ड का चुनाव होता है ना, वार्ड का इलेक्शन लड़ेंगे, और वार्ड का चुनाव जीता। और उसके बाद सारे वार्डों का मिलकर एक मेयर बनाया जाता है, फिर नागपुर मेयर का चुनाव जीता। और उसके बाद जब मेयर बन गए तब पहली बार विधानसभा पहुंचे। मतलब ग्रेजुअल प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं। और ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड में देखिए, कभी चुनाव नहीं हारे। वार्ड का चुनाव पहली बार लड़े, जीत गए। मेयर का चुनाव पहली बार लड़े, जीत गए। विधायक का चुनाव पहली बार लड़े, जीत गए। और जब लड़वाया तब भी जीत गए। सोचिए इस आदमी का पॉलिटिकल एक्यूमेंट क्या होगा। योगी आदित्यनाथ ने अगर घर बार छोड़ा है तो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी बताती है कि उनका 24 घंटे में बिल्कुल घर में ध्यान नहीं, वो पूरे टाइम राजनीति करते हैं। हम दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग है, मैं अपना काम करती हूँ, वो अपना काम करते हैं। तो सिमिलरिटी है ना, सिर्फ आपने शादी की और उन्होंने शादी नहीं की है। और सबसे बड़ी बात पता है कि पॉलिटिक्स इज 24 आवर जॉब। ऐसा नहीं है कि दिल किया तो नानी के घर छुट्टी भी बिताने चले गए, मन किया तो कभी यात्रा भी निकाल लिया, और चुनाव आ गया तो जमीन पे दिखने लगे, नहीं तो 5 साल तक घर में बैठे रहे। अब वो राजनीति का जमाना गया जब लोग बाप दादा के नाम से वोट दे दिया करते थे। अब आपको 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच रहना होगा, राजनीति करनी होगी, तब आप सक्सेस होंगे। एक सवाल उठ रहा है, लोकसभा चुनाव जब हुए तब यूपी में और महाराष्ट्र में दोनों जगह एक स्थिति हुई। हार का ठिकाना किस पे फोड़ा? योगी आदित्यनाथ पे और फडणवीस पे। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि जो लोकसभा चुनाव में हार हुई है वो योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस ने ये एक संदेश दिया है। नहीं, संदेश नहीं दिया है, पलटवार किया है। नहीं, संदेश, हाँ, पलटवार इस मायने किया है कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगहों पर राजनीति हुई भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लोकसभा महाराष्ट्र में ये कोशिश की गई कि किसी तरह देवेंद्र फडणवीस को पीछे कर लिया जाए। और मैं तो साफ साफ बोलता हूं कि पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, इन सब का गैंग उसके पीछे था। और इसी तरह
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को पीछे किया जाए, इसके लिए राजनीति हुई। और उस राजनीति में हर किसी को पता है केशव प्रसाद मौर्य थे, उनका चेहरा बनाया गया, उसके पीछे भी कुछ लोग लगे हुए थे। एक बहुत बड़े पत्रकार थे जो बनारस में होटल में रहते थे और वो टिकटें बांट रहे थे कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन अमित शाह के साथ है, मैं बात कर लूंगा, आपको टिकट दिलवा दूंगा, आपका कटवा दूंगा, ये काम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जो लिस्ट दिया था 33 लोगों का, उसमें से 24 करेक्शंस आए थे। तो ये दोनों को दबाने की कोशिश की गई संगठन के अंदर भी, लेकिन दोनों ने जितना दबाने की कोशिश की गई, दोनों उतना उभर कर सामने आए और पलटवार किया। इसलिए मैंने कहा ये लोकसभा चुनाव जीत गए ना, अमित शाह कितना जीते फिर? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन इतना तय है कि भारत में राजनीति समझने वाले हर किसी को पता है कि कौन सी वो शक्ति थी जिसने देवेंद्र फडणवीस को भी पीछे करने की कोशिश की और योगी आदित्यनाथ को भी पीछे करने की कोशिश की। वो कौन सी शक्ति थी जो बीजेपी के अंदर ही राजनीति कर रहा है, और वो कौन सी शक्ति है जिसने शिवराज सिंह चौहान को करीने से हटाया, वो कौन सी शक्ति है जो सर्बानंद सोनोवाल को चाहता था, हेमंत बिश्व शर्मा को नहीं। वो कौन सी शक्ति है जिसने वो त्रिपुरा में जो वो थे मानिक सरकार को वहां पे बिठाया जी। लेकिन मानिक सरकार पहली चॉइस नहीं थे, पहली चॉइस तो वो थे जो बने हुए थे। लेकिन बार बार देखिए, इंदिरा गांधी के जमाने वाली पॉलिटिक्स करने की कोशिश की कि कोई भी ऐसा क्षेत्रीय छत्रप नहीं पैदा हो सके जो हमें चैलेंज कर सके, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पे वो कांग्रेस स्टाइल का नहीं चल सकता कि एक परिवार है और सारे लोग उस परिवार के पीछे लगे पड़े हैं। नहीं, यहाँ स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है, यहाँ कंपटीशन है। आपको लगेगा कि फलाना गुट, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि कोई भी यहाँ बन सकता है। तो जो हर कोई बन सकता है तो हर कोई कोशिश करेगा, और वहां टॉप पोजीशन पे जब पोस्ट खाली नहीं तो काहे का कोशिश। वहां लड़ाई भी तो सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए है ना। तो दोनों पार्टियों का फर्क देखिए, मैं बता रहा हूं कि नेचुरल लीडरशिप तभी उभरती है जब उसे एक विपरीत परिस्थिति में गिरा दिया जाए, और दोनों देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ दोनों उभर कर निकले हैं, तपे हैं, तब जाकर कुंदन बने हैं दोनों। और ये तपस्या एक दिन की नहीं है, ये तपस्या एक दिन की नहीं है, बचपन से ये तपस्या है दोनों की। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका नतीजा है जो कि आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, ये वो नेता है जो शब्दों से जवाब नहीं देते, ताकत से जवाब देते हैं। और नतीजा ये निकला कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विपक्षियों का तो सफाया हो गया, मुक्त हो गया, विपक्ष मुक्त हो गया है महाराष्ट्र भी और उत्तर प्रदेश भी। और बीजेपी को भी ये बात, आलाकमान को भी ये बात तय समझ में आ गई है कि योगी और फडणवीस एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसा चेहरा है जो अगर एक नारा दे दे, एक बयान दे दे तो फिर वो जीत की हैट्रिक लगा ही देगा। आपको क्या लगता है योगी फडणवीस की जोड़ी आगे आने वाले समय में बीजेपी में और देश में कितना बड़ा बदलाव करने वाली है? और आप भी चाहते हैं कि ये जोड़ी दोनों मिलकर हिट हो, देश में बड़ा बदलाव करे, बड़ा धमाका करे, तो अपनी राय इस वीडियो में कमेंट कर जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।